प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में काव्य भाग पढ़ रहे थे और काव्य भाग में प्यारे बच्चों हम आ रहे थे नागार्जुन की कविता। नागार्जुन की कविता में हमने कविता के बारे में कविता का सार आपको समझाया था, जो इधर है। सारी बातें आपको हमने बता दी थी कि यह दंतुरित मुस्कान का क्या मतलब है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में दंतुरित मुस्कान का हमने एक पैरा आपको पढ़ा दिया था। ये पैरा हमने आपको पढ़ा दिया था। फिर भी हम दोबारा से इसकी व्याख्या भी करेंगे और आप ध्यान दें, आपके लिए इसमें एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप पूरा समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्नों को लिखेंगे। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की कविता है और इसमें कहता है तुम्हारी ये दांतों वाली मुस्कान। तुम्हारी ये दांतों वाली, किसकी दांतों वाले? छोटे बच्चे की। छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान जो है वो हर व्यक्ति को, चाहे वो कैसे भी हृदय का हो, वह अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित कर लेती है। दंतुरित मुस्कान का भाव बड़ा पवित्र होता है। छोटे बच्चे की मुस्कान का भाव बड़ा पवित्र होता है। चाहे वो किसी की भी गोदी में हो, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे की मनोहारी जो दंतुरित मुस्कान है, उस पर प्यारे बच्चों ये कविता लिखी गई है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको ये समझा भी दिया था, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, और इसके प्रश्न भी बताए थे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दांतों वाली मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। अर्थात कैसे भी हृदय का व्यक्ति हो, उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। प्राण आने से अभिप्राय वह कैसी भी परिस्थिति में हो, वह अवश्य ही प्रसन्नचित हो जाता है। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, धूल मिट्टी से तुम्हारा सना हुआ ये शरीर। धूली धूसर, धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये गात मुझे बहुत सुंदर लगता है। डोट डोट डोट, मुझे बहुत सुंदर लगता है। कवि कहता है ये प्रतीकों के माध्यम से आपको समझा रहा है। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, तालाब को छोड़कर जो कमल तालाब में खिलते हैं, आज वह मेरी झोंपड़ी में आकर के खिल गए हैं। यानी कि जो तालाब में कमल खिलता है वह मेरी झोंपड़ी में खिल रहा है। बड़ा प्रसन्न है कवि। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे से परस पाकर, स्पर्श पाकर प्राण आ जाते हैं, सजीव बन जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। कवि कहता है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, और जब बच्चे से स्पर्श पाया जाता है तो प्राण तो आने के साथ साथ, यदि प्रसन्नता के साथ साथ क्या हो जाता है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कठोर पत्थर, प्रस्तर क्या बन गया होगा? जल बन गया होगा, जल की तरह से होगा। फिर हम पढ़ रहे थे कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। जब तुमसे छूने लगे तो शेफालिका के फूल झड़ने लग गए। जब उसे छुआ जाता है, यानी कि बांस या बबूल की तरह से भी यदि उसको छुआ जाए तो शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और यहाँ से फिर समझेंगे आगे। कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है, कवि जो है वो प्रवासी है, बहुत दिन के बाद घर आया है और वह बच्चे को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। और वह बच्चे को देखकर, अपने बच्चे को जन्म के बाद पहली बार अपने बच्चे को देख रहा है नागार्जुन। तब कहता है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नात्मक शैली, कि क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? देखते ही रहोगे अनिमेष विश्व में आदि, क्या मेरी तरफ लगातार देखते रहोगे अनिमेष?
एक टक लगाए, लगातार देखना। थक गए हो मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप थक गए हो प्रश्नवाचक चिन्ह, आंखें आंख लूं मैं फिर, तो क्या मैं आंख फेर लूं? प्रश्नात्मक शैली, मैं भी आंख फेर लेता हूं। यदि आप इस तरह से लगातार मुझे एकटक निहार रहे हो तो मैं अपनी आंख फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार? कवि कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम पहले कभी परिचित न हुए, कोई बात नहीं है। क्योंकि यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम पहचान करवाने वाली नहीं होती तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता, आश्चर्य में पड़ जाता। तुम्हारी माँ ने ही मेरी आपकी पहचान करवाई है। मैं नहीं सकता देख, मैं तुझे नहीं देख सकता था और न ही मैं जान पाता था पूरी तरह से, मैं आपको जान भी नहीं पाता था। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दांतों वाली मुस्कान, धन्य तुम, धन्यवाद है तुम्हें, ऐसी सुंदर मुस्कान को धन्यवाद है। माँ भी तुम्हारी धन्य, और माँ भी तुम्हारी माँ को भी धन्यवाद है कि इतने सुंदर बच्चे का पालन पोषण कर रही है, संस्कार दे रही है, उसे आगे जीवन में की मंजिल में बढ़ा रही है। धन्य है, उसको धन्यवाद है, उसकी परवरिश कर रही है माँ। चिर प्रवासी, और मैं तो चिर प्रवासी, लंबे समय से बाहर रहने वाला। चिर प्रवासी, मैं इतर, मैं कोई दूसरा, मैं अन्य, मैं कोई और। मैं तो इस प्रकार से बाहर रहने वाला था, मैं तो चिर प्रवासी था, मैं तो दूसरा था, मैं कोई अन्य था। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? इस अतिथि मेहमान से, आगंतुक से जो अभी आया है तुम्हारा पिता, इससे कोई तुम्हारा प्रिय संपर्क ही नहीं रहा। तुम कैसे पहचान पाते मुझे? तुम्हारा तो संपर्क ही नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, और आपको परवरिश में आपकी माँ की जो उंगलियां हैं वही मधुपर्क, दही, शहद, घी, ये चीज़ें, मीठा, ये सब पांचों पदार्थ मधुपर्क, दही, शहद, घी का मधुपान कराती रही, आपको संस्कारी बनाती रही, शक्तिवान बनाती रही। देखते तुम इधर कनखी मार। हे मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इधर कनखी मार करके देखते हो मेरी तरफ, बिना गर्दन मोड़े एक बार अपनी आँखों को फेर करके देखते हो, और होती कि जबकि आंखें चार, जबकि आँखों से आंखें मिलने पर आंखें चार हो जाती हैं। आँखों से आंखें मिलना, आंखें चार होना। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी ये दांतों वाली मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तो मुझे ये दांतों वाली मुस्कान और भी अधिक सुंदर लगने लग जाती, छविमान, सुंदर। तब तो मुझे ये तुम्हारी दांतों वाली मुस्कान, जब आँखों से आँखें मिलती हैं तब तुम्हारी ये दांतों वाली जो मुस्कान है ये मुझे और भी सुंदर लगने लग जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने ये पढ़ा। इसकी एक बार प्रश्नों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इसमें जैसे तुम, जैसे पैरा है, तुम्हारी माँ, जैसे ये हमने पहले का तो हमने यहाँ तक का तो कर लिया था। दूसरा पैरा जैसे कि तुम पाए नहीं पहचान, यहाँ से मान लीजिए आपको देखते हैं, इसके पैरे में से प्रश्न देखेंगे कि तुम देखते ही रहोगे एनिमेस, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अंत तक एक प्रश्न देखते हैं। आपको बताते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न बनते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रश्नों पर चर्चा के लिए जैसे प्रश्न है कि जैसे इसमें प्रश्न बनेगा कि देखते ही रहोगे अनिमेश, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लगातार इस तरह से देखते रहोगे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जब बच्चे का कवि से प्रथम बार परिचय होता है तब वह
कवि को पहली बार देखता है और उसे एकटक बिना पलके झपकाए देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। तब कवि को अजनबी समझने के कारण इस प्रकार लगातार देखता है, अजनबी समझने के कारण। यदि बच्चे की माँ उसका परिचय बच्चे से नहीं कराती तो क्या होता? प्रश्न ये है। जैसे माँ ने कराती तो क्या बनता? देखो प्यारे बच्चों, यदि बच्चे की माँ कवि का परिचय बच्चे से नहीं कराती तो बच्चा उसे एक तक देखता ही रहता, हंसता नहीं। इससे कवि को बच्चे के नए नए निकले दांत वाली मुस्कान को देख करने का जो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता, वह अपने बच्चे को अपने भाव से नहीं देख पाता। ठीक है ना। अब भी जैसे अगला प्रश्न है, बच्चे और कवि की पहचान बच्चे की माँ ने कराई, माँ ही उन दोनों के बीच में माध्यम बनी थी। ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि कवि तो बाहर रहने वाला है बहुत लंबे समय से, और जब घर आता है तो वह देखता है कि उसके घर के अंदर एक कमल का फूल खिला हुआ है, अर्थात छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, तो वो देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार इस पैरे में से भी देखते हैं प्रश्न, बच्चे की कवि से आत्मीयता न होने का कारण क्या है? बच्चे की कवि से आत्मीयता न होने का कारण यह है कि कवि सदैव बाहर ही रहा है, उसका बच्चे से परिचय न हो सका, वह पहली बार बच्चे से मिल रहा था, इसीलिए बच्चे की कवि से आत्मीयता न थी, वो हमेशा बाहर रहने वाला था। और जैसे अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कवि की नज़रें बच्चे से मिलने पर कवि को क्या बहुत प्रिय लगता है? कवि की नज़रें बच्चे से मिलने पर नए नए निकलने वाले दांतों से मधुर मुस्कान कवि को बहुत ही प्रिय लगती है, तभी बच्चे की कवि स्नेह प्रकट करता है। बच्चे का किससे आत्मीयता है और क्यों? बच्चे की अपनी माँ से आत्मीयता है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ ही रहा है, उसके साथ ही रहना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे और भी प्रश्न बनते हैं। तब तक के लिए हम एक कविता ये समझा देते हैं आपको। देखो, फसल कविता है प्यारे बच्चों, ये जो फसल कविता है इसके बारे में कवि कहता है नागार्जुन कि हम अक्सर प्राय देखते हैं कि हम फसल के बारे में फसल ही सोच लेते हैं, लेकिन ये फसल क्या है, फसल कैसा करिश्मा है, देखिए जादू। यानी कि हम फसल को फसल ना समझ करके इसके बारे में पूरी जानकारी लें तो एक बहुत बड़ी करिश्मा है ये। अचानक धरती से किस तरह से हरा हरा पौधा खड़ा होता है और वो हमें किस तरह से अन्न देता है, किस तरह से पेड़ बनते हैं, तो ये आप एक बार इसके बारे में विचार करेंगे। एक नहीं, कवि कहता है एक नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का करिश्मा है। बहुत सारी नदियों का पानी मिलकर के एक करिश्मा करता है और वो अचानक धरती से हरा हरा पौधा खड़ा कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा गौरवपन है। बहुत सारे देखो, बीज तैयार करने से लेकर खेत तैयार करने से लेकर कितने कामों तक जब फसल तैयार होती है कितने हाथ लगते हैं, उनका गौरवपन है। एक नहीं, दो नहीं, कहता है हजारों हजार खेतों के मिट्टी का गुण धर्म है, विशेषता है, गुण धर्म विशेषता है। कितनी सारी मिट्टी की विशेषताओं ने एक पौधे को खड़ा धरती पर किया है। अब कवि प्रश्न करता है, कवि उत्तर देता है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर कहता है फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह नदियों के पानी का करिश्मा है, जादू है। यानी कि जो पहले बात बताई थी उन्हीं को ही समझा रहा है, इसमें दो बातें और बढ़ा दी है। आगे हम पढ़ेंगे। हाथों के स्पर्श की मानता है, भूरी काली हाथों के स्पर्श की महिमा, बहुत सारे हाथों के स्पर्श की मानता है। भूरी काली संदली खुशबूदार मिट्टी की गुणधर्म विशेषता है, प्रवृत्ति है। भूरी काली खुशबूदार मिट्टी की विशेषता है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, और रूप में अंतर आया है सूर्य की किरणों का। देखो, सूर्य की किरणें धरती से टकराकर अपना रूप बदलकर धरती पर खड़ी हो गई, यानी कि रूपांतर है
सूर्य की किरणों का। धरती पर सूर्य की किरणें टकराकर अपना रूप बदलकर हरे हरे पौधे के रूप में खड़ी हो गई। और सिमटा हुआ संकोच हवा के थिरकन का, और हवा का जो शर्मिलापन है वह सिमट करके एक थिरक करके उसने एक पौधे को जन्म दिया, एक पौधा खड़ा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, फसल जो है पूरी बातें लिखेंगे आप उत्तर में। फसल क्या है? फसल हाथों की नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की मानता है, भूरी काली खुशबूदार मिट्टी की विशेषता है। बहुत जो कहता है कि सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। सूर्य की किरणें आकर धरती पर से टकरा कर अपना रूप बदल करके खड़ी हो गई है, और हवा ने अपना रूप बदल करके सिमट करके एक संकोच के रूप में थिरकती हुई एक पौधे के रूप में खड़ी हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये आपके लिए ये दोनों कविताएं इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ें इनको। इनके प्रश्न भी देख लेते हैं। हमने बीच में क्या इन प्रश्नों की चर्चा की है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दंतुरित मुस्कान पर कवि जो है ना, कवि प्रसन्नचित हो जाता है। वह हर्षोल्लास के साथ जो है ना, उसका मुख में जो खुशी आ जाती है, और आंखों से आंखें मिलने पर वह प्रसन्नता के भाव से बच्चे को धन्यवाद देने लगता है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। बच्चे की मुस्कान प्यारे विद्यार्थियों निश्चल होती है, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का गलत भाव नहीं होता है। वह निश्चल होती हंसी, वह देख करके वास्तविक हंसी हंसता है। लेकिन बड़ा व्यक्ति किसी कारण से स्वार्थ में भी हंस सकता है, दुख कष्ट आने के कारण भी हंस सकता है। उसकी हंसी में बहुत सारे गहन राज छिपे होते हैं, जबकि बच्चे की मुस्कान में कोई राज छिपा नहीं होता। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से, यानी कि किन किन बिंबों के माध्यम से कहा है? देखो प्यारे बच्चों, इधर बताया गया है कि किन किन बिंबों के माध्यम से, यानी कि जैसे कह रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल गया। ये एक एक पॉइंट बना करके लिखने हैं। और इसके बाद में जैसे ये है, छू गया कि तुमसे झरने लग पड़े से फालिका के फूल। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये आपकी कविताएं दोनों थी। इसके प्रश्न बड़े सहज सरल और अच्छे हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। आपके सिलेबस में इनमें से 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।